गुड मॉर्निंग गाइस, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के टॉपिक चैप्टर में हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्राइड रूल एंड ऑक्टेट रूल। ट्राइड रूल के अंदर हमने ये देखी है कि ट्राइड रूल के अंदर एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ सेम 3 एलिमेंट्स, जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा मिड एटम के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो 39 + 7 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल हो गए? 23 के। नेक्स्ट में सेकंड जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर भी हमने यही किया है, फर्स्ट एंड थर्ड का जो एवरेज मास है वो किसके इक्वल होगा? मिड एटम के इक्वल होगा। ऑक्टेव रूल के अंदर क्या था? ऑक्टेव रूल न्यूलैंड ने दिया था सबसे पहले, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल एलिमेंट्स आर ग्रुप ऑफ सेम 8 एलिमेंट्स in which they can be compared by the notes of music, that is sa re ga ma pa dha ni. The first atom will be just equal to, ये important है यहाँ पे, first atom will be just similar to 8th atom, to second 9 के, third 10th के, and fourth element will be equal to the 11th element. After the discovery of noble gases and transition metals, this rule becomes fail. So we need the other classification in this series. Today we will discuss the Lothar-Meyer atomic volume curve. फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटॉमिक वॉल्यूम के अंदर और एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के अंदर लोथर-मेयर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एटम्स को कर्व के फॉर्म के अंदर सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया था। द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ड्रॉ द एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ कर्व, ही ड्रॉ द कर्व बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम। बोल सकते हो एटॉमिक मास एंड डेंसिटी के बीच में, या फिर एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ प्लॉट किया था और उसके अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। इस एलिमेंट्स में क्या था देखो, अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस लो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अकॉर्डिंग टू दिस लो एलिमेंट्स आर पीरियोडिक कैरेक्टर्स ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम। सबसे पहली बात ये थी कि हमने ये देखा है लास्ट में, जो ट्राइड रूल था ना उसके अंदर, और जो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था उसके अंदर, दोनों के अंदर जो बेस था वो एटॉमिक मास था, ठीक है ना, एटॉमिक मास था। और इसमें जो बेस है वो कौन है? एटॉमिक वॉल्यूम है। तो एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पे उसको अरेंज किया था, जिसका, या फिर बोल सकते हो डेंसिटी के बेसिस पे, जिसका एटॉमिक वॉल्यूम कम था उसको पहले, और उसका जिसका हायर होगा उसको बाद में। या फिर अपन बोल सकते हैं एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स। इन दिस ग्राफ फर्स्ट ए एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स, आर कैप्ड एट द टॉप पॉइंट। सबसे टॉप पॉइंट पे कौन थे? जो एल्कली मेटल्स थे उनको रखा था। सेकंड जो थे उसके अंदर उसको डिक्रीजिंग लाइन पे, यानी कि सबसे पहले टॉप पे रखा फर्स्ट ए को, उसके जस्ट आगे की तरफ जाते तब किसको रखा था? सेकंड ए एलिमेंट्स को। इनर्ट गैसेस जो थी उसको रखा था हमेशा असेंडिंग पार्ट ऑफ ग्राफ के ऊपर, ठीक है। और ट्रांजिशन मेटल्स उनको बॉटम के अंदर रखा था। देखिए सबसे पहले ग्राफ जो था वो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया उसने, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो ग्राफ के अंदर फर्स्ट ए, इसका मतलब हाइड्रोजन स्टार्ट हो गए। हाइड्रोजन को टॉप पे, हीलियम क्या आती है? इनर्ट गैसेस, तो इनर्ट गैसेस को बॉटम के अंदर रखा है, ठीक है। लिथियम अगेन फर्स्ट ग्रुप का आता है तो टॉप पे। फिर सेकंड ग्रुप की मेटल्स जो आती हैं वो डिसेंडिंग लाइन पे आ रही हैं। देन इसके बाद में क्या आती हैं? हेलोजन्स। तो ध्यान रखें हेलोजन्स वापस से असेंडिंग ऑर्डर में थे। इस तरीके से उन्होंने ग्राफ के अंदर रैंडमली इनको अरेंज किया था। और इस रैंडम अरेंजमेंट के अंदर क्या था कि बहुत सारी एलिमेंट्स तो इस सिस्टम के अंदर अरेंज हो गए थे, पर आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स दे कांट बी अरेंज इन द ग्राफिक फॉर्म, या फिर हम बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स कांट फॉलो दिस लॉ ऑफ ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, कि हायर जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर तो सारों में एक जैसी प्रॉपर्टी होती है, तो उसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं होता, क्योंकि सबके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और मेटेलिक कैरेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से उनको अपन क्या नहीं कर सकते? ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते इन सब के अंदर। तो फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर ट्राइड रूल फेल हो गया, उसके बाद में ऑक्टेव रूल फेल हो गया, उसके बाद में लोथर-मेयर का जो ग्राफिक फॉर्म था वो भी फेल हो गया।
इसके बाद में क्या आती है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आती है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो सबसे बेस कॉन्सेप्ट ये थी कि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर करी थी उसका बेस अच्छा था, उसमें हालांकि कुछ कमियां थी, क्योंकि उसने सबसे जो पहली और सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक थी उसका वही था कि उसने बेस जो था वो एटॉमिक मास लिया था, है ना, सबसे बड़ा फॉल्ट ये था इसका। In 1869, Mendeleev correlate the elements' chemical properties with their atomic mass। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था इसका यही था, ठीक है ना, कि जो मेंडलीव था उसने एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, उसको रीड किया किसकी टर्म में, एटॉमिक मास की टर्म में। इसका मतलब ये होता है कि मेंडलीव ने जो बेस लिया था वो एटॉमिक मास लिया था, और एटॉमिक मास के बेसिस पे उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको डिसाइड किया था, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, physical and chemical properties of elements, ना, physical and chemical properties of elements are their according to this rule physical and chemical properties of elements आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, कि जो किसी भी एटम के अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको उन्होंने को रिलेट किया किससे, एटॉमिक मास के बेसिस पे रिलेट किया कि एटम का मास इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है किस में। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो थी ना उनको डिसाइड किया था, उनको रीड किया था किसकी टर्म के अंदर, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे कि एटम का एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है या फिर ज़्यादा है तो किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है ना। तो जो एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन का बेस क्या था, एटॉमिक मास, है ना। हम बोल सकते हैं एटॉमिक मास इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो फर्स्ट में आपने लिखी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है ना। एटॉमिक वेट के बेसिस पे उसने ये डिसाइड किया कि एटम का हल्का होना भारी होना, हालांकि ये जो क्राइटेरिया होता है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए ठीक होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका मास है, उसकी स्टेट है, उसकी डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम है ना, ये सारे के सारे उसके बेसिस पे मेज़र करे जा सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अदर फंक्शंस भी आते हैं, ठीक है ना। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको मैनेज किया था एलिमेंट्स को, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 1869 में दिया था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक खास बात ये थी कि ये जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो 1870 के आसपास हुई थी। 1872 मिलता है, किसी बुक में 73 भी मिलता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनकी डिस्कवरी से पहले थी, या फिर अपन बोल सकते हैं कि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी से पहले हो गई थी। तो उस टाइम जो एटम था उसकी कॉन्सेप्ट इतनी मानी जाती थी कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो अनडिवाइडेबल है, यानी डाल्टन कॉन्सेप्ट पे चलता था। तो उस टाइम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस वजह से क्या होता था कि ना जो कॉन्सेप्ट थी उसके अंदर एटॉमिक मास लिया था। हालांकि इसके बाद में एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उसके बाद में ये हुआ था कि एटम जो होता है ना वो अपनी स्ट्रक्चर पे नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फंक्शंस के बेसिस पे उसके क्या होते हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। तो इस थ्योरी का ड्रॉबैक होने का मेन रीज़न ये था कि एटम की कॉन्सेप्ट ही पहले इस टर्म में पढ़ी जाती थी कि एटम अनडिवाइडेबल होता है, एटम स्मॉलेस्ट होता है, इस तरीके से, ठीक है। इन दिस टेबल 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 8 वर्टिकल लाइंस आर प्रेजेंट। कि इस टेबल के अंदर 7 तो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और 8 क्या होती है, वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इन दिस टेबल 7 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट। हॉरिजॉन्टल लाइंस शो पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको अपन ने क्या बोला है, पीरियड बोला है। और वर्टिकल लाइंस आर डिनोटेड बाय ग्रुप, कि इस तरीके से जो चलेंगे वो तो ग्रुप होंगे और इस तरीके से जो चलेंगे वो क्या होंगे, पीरियड्स होंगे। पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 7 पीरियड्स डिसाइड किए थे उन्होंने, ठीक है। 7 पीरियड थे और 8 क्या थे, वर्टिकल लाइन थी, यानी ग्रुप्स थे टोटल। फर्स्ट जो पीरियड था उसके अंदर 2 ही एलिमेंट इंक्लूड थे, जिसको क्या बोला था, स्मॉलेस्ट पीरियड बोला था, ठीक है। स्मॉलेस्ट पीरियड बोला था उसको। फर्स्ट पीरियड स्मॉलेस्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड है जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट थे, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम।
थर्ड और सेकंड और थर्ड जो था उसके अंदर आता है स्मॉल पीरियड, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, उसको अपन बोलते हैं स्मॉल एलिमेंट। और ईच पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड स्मॉल पीरियड 2 and 3। देन 4 and 5 लॉन्ग पीरियड बिकॉज इट कंटेन 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। सिक्स्थ के अंदर होता है लॉन्गेस्ट, जिसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और सेवन्थ जो था वो क्या है, इनकम्प्लीट है। पूछा जाता है इसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन सा था, फर्स्ट। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, सिक्स्थ है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट पीरियड कौन है, सेवन्थ है, ठीक है ना। ऑक्टेट के बेसिस, ऑक्टेट रूल के ऊपर बेस्ड कौन सा है, 2 and 3 है ना। EAN जो आपकी नहीं है अभी, उसके ऊपर बेस्ड कौन सा होता है, 4 and 5 होता है। तो इन रूल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किस पीरियड का कौन सा नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप इस चीज़ को। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप फ्रॉम पीरियड 6 and 7। जो पीरियड 6 और 7 था उसके अंदर से लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को सेपरेट किया गया था। लेंथेनाइड्स को सेपरेट किया गया था 57 के बाद में, 58 से लेकर के 71 तक के। और इसमें किए थे 90 से लेकर के 103 तक के एलिमेंट्स। पहली लाइन में लेंथेनम 57 पे आता है, उसके बाद से लेकर के हैप्नियम तक के, है ना। हैप्नियम, लेंथेनम और हैप्नियम के बीच के 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स किस में रखे गए थे, लेंथेनाइड्स में रखे गए थे। और दूसरे के अंदर जो एक्टीनियम था, है ना, एक्टीनियम 89 पे आता है, उससे लेकर के और थोरियम, है ना, सॉरी रदरफोर्डिनियम था, उसके बीच के जितने 14 एलिमेंट्स थे वो किस में रखे गए थे, एक्टिनाइड्स के अंदर रखे गए थे। तो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को सेपरेट किया गया था। लेंथेनाइड्स सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप 6 एंड एक्टिनाइड्स सेपरेटेड फ्रॉम ग्रुप 7। 6 और 7 से उनका डिपार्टीशन हुआ था। उसके बाद में जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या था। अब देखो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स के लिए, है ना, प्रिडिक्शन करी थी। कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने स्पेस खाली छोड़ा था। स्पेस खाली छोड़ते टाइम उन्होंने कहा था कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो इनके सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अंदर उन्होंने 3 एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था। फर्स्ट जो एलिमेंट था वो कौन सा था, एका सिलिकन, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम। तीनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। एका सिलिकन किसको कहते हैं, एका बोरोन किसको कहते हैं, एका एल्यूमिनियम किसको कहते हैं। तो एका जो सिलिकन था वो था जर्मेनियम। एका सिलिकन मतलब सिलिकन के जस्ट नीचे आने वाला एलिमेंट जर्मेनियम। एका बोरोन, बोरोन के नीचे से जस्ट पहले आने वाला एटम था स्कैंडियम। और एका एल्यूमिनियम के जस्ट बाद में आने वाला एटम था गैलियम। ये तीनों एलिमेंट याद रखने हैं। एका एल्यूमिनियम कौन है, एका बोरोन कौन है और एका सिलिकन कौन है, ठीक है। पूछी जाती है 3 एलिमेंट्स, है ना। 3 एलिमेंट्स थे उसका क्या, या फिर तीनों एलिमेंट्स नहीं देकर के सीधे ही पूछ लेते हैं एका एल्यूमिनियम, गिव द सिंबल ऑफ एका एल्यूमिनियम, एका बोरोन, एका सिलिकन, जो भी है। या फिर यूँ पूछ लेते हैं एका एल्यूमिनियम, है ना, उसका पूछेंगे सिंबल तो गैलियम होगा, या फिर गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम। इन तीनों के लिए कौन कौन से नाम जो थे उसने सजेस्ट किए थे। तो ध्यान रखने 3 एलिमेंट्स थे जिनकी उन्होंने प्रेडिक्शन करी थी कि कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो क्या करेंगे, जिनके लिए स्पेस खाली छोड़ा था, जिनकी प्रॉपर्टी जिनसे मिलती जुलती रहेंगी, ठीक है। अब देखो ओवरऑल अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को मैं बताऊं, इसकी ड्रॉबैक्स आ गई हैं, डीमेरिट्स आ गई, इसलिए बता रही हूँ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। ही अरेंज द ऑल एलिमेंट्स ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और थर्ड था इन हिज पीरियोडिक टेबल देर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड 8 वर्टिकल लाइन्स प्रेजेंट हियर। हॉरिजॉन्टल लाइन्स शो द पीरियड while वर्टिकल लाइन्स डिनोट द ग्रुप। और in this periodic table all elements are arranged according to increasing order of their atomic mass. After that he also compared the elements with their masses. Then
फिर आपको पीरियड्स के नाम याद रखने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, इस तरीके से। इनकम्प्लीट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है ना, लॉन्गेस्ट कौन सा पीरियड है, इस तरीके से। उसके बाद में उन्होंने क्या रखा था कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को सेपरेट किया था। उनका कुछ बेस था कि लेंथेनाइड्स कहाँ से सेपरेट करेंगे, एक्टिनाइड्स कहाँ से करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद में आएंगे 3 एलिमेंट्स जिनकी प्रेडिक्शन करी थी, एका सिलिकन, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, ठीक है। इनके तीनों के नाम पूछे जाते हैं आपसे। उसके बाद में आती है डीमेरिट्स। डीमेरिट्स के अंदर था, सबसे पहले डीमेरिट थी ही कांट डिसाइड द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि वो सबसे पहली डीमेरिट तो उसकी यही थी कि वो जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाया। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द आइसोटॉप्स, उसने नहीं बताया कि आइसोटॉप्स को हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि आइसोटॉप्स एक ही एलिमेंट की वेरियस फॉर्म्स होती हैं जिसके अंदर उनके मास अलग होते हैं। एक ही एटम की बहुत सारी फॉर्म है, इसका मतलब उनका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होंगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफर होती है क्योंकि उनके एटॉमिक मास में वेरिएशन आता है। तो फर्स्ट तो कंडीशन ये थी कि ही कांट डिसाइड द अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड सेकंड ही कांट डिसाइड आल्सो द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। लास्ट वन, द व्हाई द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर सेपरेटेड, जो कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना था उसके अकॉर्डिंग नहीं बता पाया कि व्हाई वी नीड द सेपरेशन फॉर द लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स फ्रॉम ग्रुप 6 to 7। And after the discovery of transition metals, we obtain some metals which are heavier than the last metal, but he can't organize these metals according to increasing order of atomic mass. So this periodic table becomes fell. First, cobalt comes at 27, nickel comes at 28. Cobalt have the mass of 58.9 gram, while the nickel have the mass of 58.7 gram. But after that, cobalt will be placed after before nickel. There is no proper explanation for the cobalt and nickel. Similarly, tellurium and iodine, कि बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जिसके अंदर एटॉमिक मास में वेरिएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसको क्लासीफाई नहीं कर पाया। ऑल एलिमेंट्स कांट बी अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, सो दिस रूल बिकम्स फेल। मेनली पीरियोडिक टेबल के काफ़ी सारे फंक्शंस थे जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, लेकिन उसके अंदर जो ये कमियां थी इसकी वजह से वो पीरियोडिक फंक्शंस क्या नहीं हो पाए, कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल फेल हो गई। इसकी फेल होने का सबसे मेन रीज़न यही था कि उसने बेस किसको चूज़ कर लिया था, एटॉमिक मास को चूज़ कर लिया था, क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे जो एटम्स होती हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो वेरी नहीं करती, उसके अंदर अदर जो स्ट्रक्चर्स आएंगे उसको भी वेरी करना होता है। नाउ आएगी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड पीरियोडिक टेबल। उसके बाद में हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉज पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जो किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, देन मेंडलीफ। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देन हेनरी मोजले। हेनरी मोजले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का है, और पीरियोडिक टेबल का पूछे तो मेंडलीफ। ओरिजिन तो मेंडलीफ से हुआ था, लेकिन जो हमारी अब की पीरियोडिक टेबल है उसका जो फादर है वो किसको बोलते हैं, हेनरी मोजले को बोलते हैं अपन। अगली क्लास में अपन ये देखेंगे कि हेनरी मोजले ने ऐसा क्या किया था जिसकी पीरियोडिक टेबल आज भी चलती है। क्या वो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसकी सारी डीमेरिट्स को कंप्लीट करता है, क्या उनको कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है। इस चीज़ को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को रीड करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। होप्स आप लोगों की काफ़ी दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो आप इस चीज़ को रेगुलर रखने की ट्राई करेंगे, और सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, फेयरली नोट्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।